ठीक है। Question number 2. A agrees to sell the 100 bags of sugar arriving on a ship from Australia to India next 2 months. Unknown to the parties, the ship has already sunk. Does B have any right against A under the Sale of Goods Act 1930? तो हमने आइडेंटिफाई किया इसमें क्या कि 3 प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगी। सबसे पहले हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि इट इज एग्रीमेंट टू सेल। दूसरा चीज हमको प्रूफ करना पड़ेगा दैट दीज आर कंटिंजेंट गुड्स because the goods will depend upon the future uncertain event. शिप आएगी या नहीं आएंगी उस पर डिपेंड करता। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है सेक्शन 8 दैट इज गुड्स पेरिशिंग आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सॉरी आफ्टर द एग्रीमेंट ऑफ सेल। अब तीनों को यूज करना है तो आंसर लिखेंगे कैसे। सो हमारा 3 पैराग्राफ में अगेन आंसर रहेगा केस स्टडी है तो दैट इज प्रोविजन फैक्ट्स एप्लीकेशन। ठीक है। प्रोविजन कैसा आएगा अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सॉरी अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सबसे पहले आएगा एग्रीमेंट टू सेल का डेफिनेशन का है पेज नंबर 2.7 where the transfer of the property in the goods is to take place at a future time or subject to some condition thereafter to be fulfilled it is called agreement to sale. And in the case of agreement to sell, the ownership is transferred at the time of sale in a future date. क्योंकि risk passes with the ownership हमको पता है और वही चीज तो प्रूफ करना है कि agreement to sell है और agreement to sell में risk कब पास होगा जब future date पे contract of sale होगा। पॉइंट क्लियर। तो क्या आ गया फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन लिखेंगे according to the also contingent goods means page number 2.4 the acquisition of which by the seller depends upon an uncertain contingent event it is known as contingent goods. It is a part of agreement to sell in which also ownership will transfer at a future uncertain date. ठीक है। so if in the case of agreement of sale अब आ गए अपन सेक्शन 8 के ऊपर if the agreement of sale is made and the goods are lost or goods perishes after the agreement to sale but before the contract of sale without the default of any of the parties the contract is thereby avoided and hence देखो प्रोविजन कंप्लीट नहीं हुआ। प्रोविजन कब कंप्लीट होता जब प्रोविजन को क्वेश्चन से कनेक्ट करो। क्वेश्चन क्या था क्या बी क्लेम कर सकता है क्या इसलिए मैं लास्ट लाइन क्या लिखूंगा एंड द बायर कैन नॉट क्लेम एनी अमाउंट फ्रॉम द सेलर। अब मेरा हुआ प्रोविजन कंप्लीट। समझा प्रोविजन कैसे लिखना है। फिर आएंगे फैक्ट्स के ऊपर एज गिवन इन द केस A agrees to sell the 100 bags of sugar arriving on the ship from Australia within next 2 months and ship has sunk without the fault of any parties. Hence, applying the above provision as there is none fault of any of the parties, the contract will be avoided as per section 8 and hence B will not have any right against A under the Sale of Goods Act 1930. Conclusion 9. Hence we will not have any right against A. जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दैट इज द कंक्लूजन। पॉइंट क्लियर। सबको समझ रहा है क्या केस कैसे लिखना है। हाँ सेकंड पैरा पहला प्रोविजन पहले पैरा में इधर लिखा सेकंड पैरा में जो कंक्लूजन थर्ड पैरा क्या रहता है एप्लीकेशन एंड कंक्लूजन। ठीक है पक्का समझा। क्वेश्चन नंबर 3 X contracted to sell his car to Y. They did not discuss the price of car at all. X later refused to sell his car to Y on the ground that agreement was void, being uncertain about the price.
कैन वाई डिमांड द कार अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो जब भी केस स्टडी आता हम क्या करते, हम एक प्रोविजन आइडेंटिफाई करते जिससे वो केस का सॉल्यूशन निकलेगा। तो यहाँ पर किस हेडिंग के रिलेटेड मेरा प्रोविजन है? असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, पेज नंबर 2.11। ascertainment of price section 9, सेक्शन 10 एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। ये प्रोविजन नहीं आएगा। वैल्यूएशन मतलब कोई मुझे वैल्यूएशन करके दे रहा है। यहाँ पर ऐसी बात हुई क्या? नहीं, यहाँ पर बात क्या हुई, हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किया और हमने प्राइस डिसाइड नहीं की, दैट इज सेक्शन 9। ठीक है, प्रोविजन आइडेंटिफाई हो गया पूरा। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन केस, सॉरी सबसे पहले आएगा प्रोविजन अकॉर्डिंग टू द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। डायरेक्ट मैं प्रोविजन पे जंप करूंगा क्या? नहीं, मैं हमेशा क्या करता, 2 लाइन का इंट्रो देता। ठीक है, यहाँ पर इंट्रो काय के लिए आएगा? प्राइस के रिलेटेड। तो मैं क्या लिखता, इन एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर हैज टू बी अ प्राइस। प्राइस इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। Time of payment is not essential condition, but existing of the consideration, existence of the price is an essential condition। ये क्या हो गया? इंट्रो। फिर जंप कर रहे हैं प्रोविजन पर। So according to the section 9, the price should be decided in the following ways। Point number 1, point number 2। ठीक है, हो गया क्या प्रोविजन? नहीं, इसको कनेक्ट करूंगा क्वेश्चन के साथ में। Hence, if in any contract of sale goods are sold but price is not decided, the buyer has to pay a reasonable price, बराबर, depending upon the facts of the case, क्योंकि reasonable will depend from case to case। अब हो गया मेरा प्रोविजन कंप्लीट, क्योंकि मेरे क्वेश्चन का आंसर निकल गया ना कि रीजनेबल प्राइस देना पड़ेगा, सेलर कैन नॉट बाय बैक द गुड्स। मेरा हो गया प्रोविजन कंप्लीट। समझ में आया? फिर लिखेंगे facts as given in the case, as X contracted to sell his car to Y for which price was not decided, but later X refused to sell the car to Y on the ground that price was not decided। समझा? ये हो गया फैक्ट, सिर्फ स्टोरी क्या गिवन है। फिर आएगा थर्ड पारा, अप्लाइंग द अबाउट प्रोविजन as the goods were sold and price was not decided, buyer will be liable to pay the reasonable price for the goods purchased। So seller will not be able to buy back the goods, but he will have the right to claim the reasonable price of the product। Hence, Y cannot demand the car under the Sale of Goods Act 1930। समझे? क्लियर? इस तरह से अपने को प्रोविजन लिखना है। केस स्टडी समझ रही है लिखने का पैटर्न? क्वेश्चन नंबर 4, वो भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। अगर 4 मार्क का आ रहा है तो आप ज्यादा खींच नहीं सकते। आपको ये चीज पता है कि अगर 4 मार्क का क्वेश्चन आता है आपको 8 मिनट में लिखना होता है। यू ऑलवेज विल हैव टू टेक डबल टाइम फॉर द राइटिंग। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उससे डबल टाइम आपने राइटिंग में लेना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप लेते हो तो आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता। और अगर 100 में से 80 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट हो रहा है तो आप फेल होते हो फॉर श्योर। यस, क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर लिखते हो 60% के अराउंड सबको मार्क्स मिलता है। 8 6 48, 50 पासिंग के मार्क्स। तो 100 का नहीं, चलिए इसको गिनता को ना, सब में 40 40 40 में फेल तो होना है। ठीक है, तो 40 दिमाग में मत रखो, 50 ही दिमाग में रखो, 50 को लाना है। तो 100 का पेपर लिखना पड़ता, क्योंकि ऐसा नहीं है पूरा 100 का पेपर आएगा ही। 100 में से 20 मार्क का पेपर हार्ड निकलता, अपन उसमें से 50% ही मिलेंगे ऐसा समझ के चलो। तो एवरेज में अपन 60% क्लेम करते। समझे? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, classify the following transaction according to the types of goods they are। अब इसमें अपने को तो सिर्फ क्लासिफाई करना है कौन से टाइप ऑफ गुड्स है।
अब ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं ना, ये आ सकते हैं या तो 1 मार्क के लिए या तो 2 मार्क के लिए। अगर 1-1 मार्क के लिए आ रहे हैं तब डायरेक्ट टाइप ऑफ गुड्स लिख सकते हैं, लाइक a wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. कौन से गुड्स है? Certain goods. हाँ, एग्जिस्टिंग गुड्स नहीं आएगा क्योंकि वर्डिंग ध्यान में रखो, उनका फोकस इस पे नहीं था कि गुड जिंदा है, उनका फोकस क्या पे था कि लॉट में से कुछ बाहर निकाला। ये चीज मैं आपको पहले दिन से बोल रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट का यही मेंटालिटी है असर्टेन को पहचानने का, कि अगर लॉट में से कुछ हम साइड में निकाल रहे हैं तो वो असर्टेन गुड्स है। ठीक है, तो अगर वन वर्ड 1 मार्क के लिए आ रहा है हम डायरेक्ट टाइप ऑफ गुड्स लिख सकते हैं, बट अगर यही 2 या 3 मार्क के लिए आए तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब आपको एक्सप्लेन करना लाइक अ केस स्टडी, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाट डू यू मीन बाय अनअसर्टेन गुड्स। असर्टेन की डेफिनेशन क्या है? जब अनअसर्टेन में से कुछ साइड में निकालते हैं, मतलब पहले क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अनअसर्टेन गुड्स, फिर बोलेंगे जब असर्टेन में से कुछ साइड में निकाले तो हुए असर्टेन गुड्स। साइड में कौन निकालेगा? बाय द सेलर टू द नोटिस ऑफ द बायर और बाय द बायर विद द नोटिस ऑफ द सेलर, तो उसको बोलेंगे असर्टेन गुड्स। ये हुआ पूरा प्रोविजन, समझ में आया? क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, ये एग्रीज टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ शुगर आउट ऑफ द लॉट ऑफ 100 पैकेट्स लाइंग इन द शॉप। अनसर्टेन असर्टेन सेम प्रोविजन, वापस 100 के लॉट में से 5 पैकेट बाहर निकाल रहे हैं, मेंटालिटी अगेन सेम है कि अनसर्टेन में से कुछ साइड में निकाल रहे हैं, तो इट इज अ अनसर्टेन एंड असर्टेन की प्रोविजन। क्वेश्चन नंबर 3, T agrees to sell to S all the apples which will be produced in his garden this year. Future goods or contingent goods and agreement to sell. बट यहाँ पे हमको क्या बोला था? टाइप्स ऑफ गुड्स पहचानना है, तो अगर आप एग्रीमेंट टू सेल पे जंप नहीं भी करते हो तो चल जाएगा, आपको एक्सप्लेन क्या करना है? फ्यूचर गुड्स। ठीक है, will shift to unit 2